नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलीना शिगरी के साथ। गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जलसे का इनेकाद किया गया, एक बड़ा जलसा था। अवामी एक तादाद एक बड़े स्केल पे नज़र आ रही थी। इमरान खान साहब को इस बात का ज़रूर क्रेडिट जाता है कि वो लोगों को मोबिलाइज़ करने में हमेशा बड़े कामयाब नज़र आए हैं। मुख्तलिफ शहरों में ऑल्दो के कल की तकरीर में एक लाएअमल ढूंढा जा रहा था कि शायद वो कोई हतमी कुछ किसी चीज़ का ऐलान करेंगे, लेकिन वाज़े कोई ऐलान तो सामने नहीं आया। अलबत्ता उन्होंने अपने लोगों को तैयार रहने के लिए कहा और एक लग कुछ इस तरह रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकती है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है ऐसे में जब मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है और रिलीफ का काम जारी है? ऐसे में क्या ये लॉन्ग मार्च की तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जाया गया तो फिर वो कामयाब हो सकेगा? डिफरेंट सिटीज़ में कॉल तो दी गई है लोगों को मोबिलाइज करने के हवाले से और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। लेकिन 22 सितंबर को जब चार्ज फ्रेम होना है साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब पर, तो उससे पहले अवाम क्या सड़कों का रुख करते हुए दिखाई देंगी? -1 की बाज़गश्त और क्या ऐसा मुमकिन है? शेख रशीद साहब साबिक वज़ीर दाखिला वो तो कहते हैं इमरान खान साहब को नाअहल और माइनस करना सियासत से नामुमकिन नज़र आता है। इसके साथ साथ ही IMF की हम देख रहे हैं डील भी हो गई, डॉलर भी आ गया, लेकिन बावजूद उसके डॉलर की ऊंची उड़ान, कोई डॉलर जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा किसी लेवल पे। सो ये क्या वजूहात हैं और ये मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है वो कितनी इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करेगी? इस वक्त माशी सूरत हाल है, चैलेंजेस बढ़ चुके हैं उनके लिए और सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक पॉलिटिकल हाई इंस्टेबिलिटी इस वक्त नज़र आ रही है मुल्क में। सो उसको किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल करेगी? एक साथ साथ ये भी मैं मेंशन करती चलूँ कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 11 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है। यानी कि जो इत्तेहादी हुकूमत है अब वो 2/3 अक्सरियत की मनसूबा बंदी भी नहीं कर सकती और -1 की फिर बातें हो रही हैं। हमारे साथ इस वक्त आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सलमान, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर, ये जो -1 की बातें हो रही हैं और गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब का जो गुजरांवाला में जलसा था, क्या -1 आपके ख्याल में आपको लगता है इमरान खान साहब इसका शिकार हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर आप देखें तो पहले जनरल ज़ियाउल हक माइनस भुट्टो करना चाहते थे। फिर उसके बाद जो है जनरल मुशर्रफ जो है वो माइनस बेनज़ीर और माइनस नवाज शरीफ करना चाहते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जनरल बाजवा के दौर में माइनस नवाज शरीफ हुआ और आज आप जब -1 की बात कर रहे हैं इमरान खान के तनाजुर में, तो पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबक तो यही बताता है कि ये हरबे कामयाब नहीं होते और इस तरह की मुहिम जोई और इस तरह के पॉलिटिकल एडवेंचर का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पॉपुलर लीडर जो है वो सिर्फ आवाम की ताकत से ही बाहर निकल सकता है और अगर आप उसको बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको उसके मुकाबले में एक अवामी कुव्वत बनानी पड़ती है। अच्छा, अब इमरान खान का मामला ये है कि वो बहुत से लोगों के लिए वाकई खतरा बन गए हैं और जब वो खतरा बन गए हैं तो फिर उनको कई तरह के खतरात से भी दो चार होना पड़ेगा, जिसमें उनकी नाअहली का खतरा भी उनके ऊपर लटक रहा है। लेकिन मेरा जाती एनालिसिस ये है कि उनको नाअहली से ज्यादा नाअहली का खौफ जो है वो उन पर डाला जा रहा है और उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है प्रेशर। ताकि उनको नीचे लाया जा सके। और जो लोग उनके साथ कुछ मामला तय करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को बैक फुट पे ला के बातचीत की जाए, ना कि फ्रंट फुट पे रख के उससे बातचीत की जाए। अभी तक इमरान खान जो है वो हाथ नहीं पकड़वा रहे। ये जो 3-4 लोग पसे पर्दा अपना परवेज खटक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर वगैरह जो पीछे पसे पर्दा कुव्वतों के साथ किसी न किसी शक्ल में बातचीत के साथ शामिल रहे हैं, उनको इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि अगर कोई बात होगी तो वो उन्हीं की शराइत पे होगी। ये है इस वक्त एक डेडलॉक। और ये मैं आपको बताऊं, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, जी। मैं तो इसको कानूनी मामले से ज्यादा सियासी मामला समझता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की एक सियासी तारीख है कि इस तरह की अदालती फैसले या इस तरह के अदालती मुकदमात जो है उनके पीछे कानून से ज्यादा सियासत कारफरमा होती है। तो इमरान खान को दबाव में लाना, घेरा करने की, डालने की जो कोशिशें की जा रही हैं, इमरान खान के पास एडवांटेज ये है कि वो इस वक्त पब्लिक मोबिलाइजेशन में बहुत आगे चले गए हैं।
और राइट, इतना आगे बट चले सलमान गए। साहब 25 मई को भी तो यही देखा गया था। अतर साहब आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊंगी कि 25 मई को भी अवाम और उनके सपोर्टर्स बिलखुसूस वो इस बात के मुंतजिर थे कि शायद लॉन्ग मार्च एक कंटिन्यूड स्केल पे नजर आएगा। लेकिन फिर वहां से और फिर मेरे ख्याल से लोगों में वो डिस्पर्स उनको होना पड़ा। थोड़ी एक जरा डिसअपॉइंटमेंट भी उनके सपोर्टर्स में थी कि कोई लाएअमल नहीं नजर आया। कल के दिन भी गुजरावाला की तकरीर में लाएअमल कोई ठोस खान साहब की जानिब से या कोई टाइमिंग अगर होती तो वो भी नहीं सामने नजर आई। आपको लगता है ऐसे में वो पब्लिक को मोबिलाइज और जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं वो प्रेशर इवेंचुअली वो पब्लिक की एक तादाद देखकर वो शायद ईज ऑफ कहीं हो सकेगा जो जिस टेक्निकल नॉकआउट की इमरान खान के खिलाफ तैयारी हो रही है? देखिए, जिस तरह अभी सलमान साहब ने कहा ना कि हुकूमत और उसके जो भी हुकूमत के इदारे हैं या जो भी हुकूमत के दोस्त हैं, उनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए और उस पोजीशन में उनको लाया जाए कि जहां से फिर उनसे बात हो सके और बात को आगे फिर बढ़ाया जाए। उसी तरीके से इमरान खान साहब की ये कोशिश है कि हुकूमत को इतने प्रेशर में लाया जाए कि जहां पे फिर मैं अपने टर्म्स पे उनके साथ बात कर सकूं। ये जो सारी अवामी तहरीक इमरान खान साहब चला रहे हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है। अब शुरू में इसके इसके हवाले से जो असेसमेंट थी, और ये बड़ी मैं आपको खबर की बुनियाद पे बता रहा हूँ, असेसमेंट ये थी हुकूमत की और हुकूमती इदारों की कि ये 2-3 महीने से ज्यादा ये चल नहीं सकता ये सिस्टम, ये जलसों का, इस तरह आवाम को मोबिलाइज करने का, तो ये फिजल आउट हो जाएगा, ये थक जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसमें आपको ज्यादा लोग भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि खान साहब को ये ऐलान करेंगे, पर वो उस तरह के ऐलान नहीं करते, लेकिन अगले दिन दोबारा लोग उसी दोबारा जलसे में आते हैं, दोबारा रैलीज में लोग शिरकत करते हैं। अब उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो खान साहब की पॉपुलैरिटी है, दूसरी ये जो हुकूमत है ये पाकिस्तान की तारीख की मोस्ट इररेलेवेंट हुकूमत है। ये ऐसी क्रिपल्ड हुकूमत है, ऑल्दो कि ये बहुत बड़ा एक जमहूरी इत्तेहाद है, ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जमहूरी इत्तेहाद जो है वो इस वक्त हुकूमत कर रहा है, लेकिन ये किसी मामले में भी इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आप सैलाब का मामला देख लें तो जब तक इमरान खान ने सैलाब के ऊपर तवज्जो नहीं दी, ये कौम की उस तरफ तवज्जो नहीं करवा सके। यह हालत ये है कि ये मतलब एक होता है, एक माइंड सेट होता है हुक्मरानों का, और वो माइंड सेट लीड करता है। अगर वो लीड ना करे तो वो कम से कम हौसला देता है आवाम को। जब आपका वजीर आजम टीवी पे बैठ के ये कहे कि हम IMF की मर्जी के बगैर छींक नहीं ले सकते, आपका वजीर खजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रोना शुरू हो जाए, तो फिर आप उससे कौम को क्या हौसला मिलेगा, या कौम की क्या उम्मीद किसी और की तरफ फिर नहीं जाएगी। बट तो अतर ये एक साहब बुनियादी कौम वजह की है। उम्मीद अगर दूसरी तरफ जरूर जा सकती है, लेकिन 4 से 5 माह से जायद तो मेरे ख्याल से इस मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को भी हो चुका। अगर अवाम सही मानों में हालात, आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, हालात इस वक्त बड़े ही अबतर नजर आ रहे हैं। लोग जो है उनकी मेरे ख्याल से अब वो कुव्वत खरीद तो बहुत दूर की बात कि वो बढ़ती है, आमदन तो बहुत दूर की बात, नहीं बर्दाश्त से बाहर हो गया, लेकिन येट उसके बावजूद भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं सड़कों पे। नहीं, देखें, लोग निकल रहे हैं, लोग इमरान खान के नहीं, जलसों इमरान में खान के आ रहे हैं। जलसों में उनकी वो सपोर्ट के लिहाज से लोग जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको एक आम आदमी जो कि वाकई में अगर वो हिट कर रहा है बढ़ती हुई कीमतों से, लेकिन वो सड़क पे नहीं नजर आ रहा, वो एहतजाज नहीं कर रहा। देखिए, बिजली के बिलों वगैरह से के हवाले से एहतजाज वगैरह हुआ, लेकिन जिस दिन इमरान खान साहब कॉल देंगे लोगों को, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुझे पता है कि इमरान खान के साथ साथ वो लोग जो बहुत ज्यादा इन महंगाई से तंग हैं, उनको भी एक किसी किस्म का वो चाहिए, इशारा चाहिए, उनको किसी किस्म का लीडर चाहिए कि जो सारे चीज को चैनलाइज कर सके। तो मेरे ख्याल में उस वक्त फिर अवाम निकलेंगे, और ये जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी की वजह है उसमें एक फैक्टर ये भी है कि महंगाई से जो लोग तंग हैं वो देखते हैं कि आटा 125 रुपए तक किलो हो गया है, 4 महीने के दौरान कौन सी ऐसी क़यामत आ गई। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि गुजरांवाला जैसे शहर में चंद हफ्तों के दौरान दोबारा इमरान खान स्टेडियम भर देते हैं, तो ये उसी महंगाई का नतीजा ही है कि अवाम इमरान खान साहब की तरफ देख रही है। राइट, सलमान आबिद साहब, सलमान साहब क्या वजह है आपको लगती है कि इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज कोई बड़ा ऐलान क्यों नहीं किया आपके ख्याल में? खान साहब की एक खूबी है कि वो एक शॉट जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, और एक शॉट जो है वो बैक फुट पे आके खेलते हैं, और वो विकेट के दोनों तरफ जो है फॉरवर्ड भी और पीछे बैक फुट भी और फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। यानी उनको ये पता है कि उन्होंने कब निकल के क्रीज से बाहर शॉट मारनी है और कब क्रीज के अंदर रहना है। अच्छा, ये भी आपको पता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी ना किसी शक्ल में निगोशिएशन चाहती है इमरान खान के साथ, उसमें कोई दो आरा नहीं है।
मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बात बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक। जब उनके साथ नेगोशिएशन चाहती है तो वो भी अपने कार्ड उसी तरीके से खेल रहे हैं और पिलर फेंक रहे हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट को भी दबाव में लाया जा सके, सिर्फ हुक्मरान इत्तेहाद को नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को भी वो दबाव में ला सके और उनको कहे कि जिस तरह कल उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में कहा कि ये जितना इस वक्त फेलियर हो रहा है हुकूमत का, इसकी जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट भी है ना। और वो एस्टेब्लिशमेंट को कह भी रहे हैं कि जितना रिजीम चेंज का सारा मामला हुआ है उसमें आप भी किसी न किसी शक्ल में हिस्सेदार हैं। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब अभी स्पेस दे रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को बातचीत के लिए, निगोशिएशन के लिए, और एस्टेब्लिशमेंट भी उनको स्पेस दे रही है। ये जो 2 हफ्ते का मार्जिन है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसको जरा इसी तनाजुर में देखा जाए जहां एक मार्जिन मिला है कि जहां निगोशिएट हो सकता है, ताकि इमरान खान के खिलाफ कोई ऐसा सख्त एक्शन ना हो सके और कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय हो सके। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जितनी बड़ी जंग हो जाए, फाइनली तो आपको किसी ना किसी निगोशिएशन का पार्ट बनना पड़ता है ना। ये बात इमरान खान को भी पता है, ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है। और ये अतर काज़मी ने ठीक कहा है कि इमरान खान उस वक्त तक वो दबाव बढ़ाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ उस अंदाज में सामने आना चाहते हैं कि उनका सियासी बर्तरी जो है ना वो डोमिनेट करे। अब देखना सिर्फ ये है कि मिसाल के तौर पे नए इंतखाबात के मामलात हैं, मिसाल के तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी गैर जानिबदारी का मामला है, ये जो मौजूदा हुकूमत जो एक बोझ बन चुकी है इसके हवाले से है, निगरान सेटअप के जो मामलात चल रहे हैं, ये सब चीजें अंडर द कारपेट इस वक्त निगोशिएशन में चल तो रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों तरफ से स्पेस जारी है, इमरान खान भी स्पेस दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान भी नहीं चाहेंगे कि वो कोई फाइनल कॉल दें और लोगों को इस जगह पर लेके आ जाए कि वो एक जिसे कहते हैं ना टकराव की कैफियत पैदा हो जाए। इमरान खान बार बार पैगाम दे रहे हैं, ना वो टकराव पैदा करना चाहते हैं और ना वो एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर लेना चाहते हैं। और वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान है तो फौज है तो पाकिस्तान है, और फौज भी मेरी है, पाकिस्तान भी मेरा है। तो वो अपना पैगाम तो दे रहे हैं, लेकिन अब ये एस्टेब्लिशमेंट के हलकों में और हुकूमती हलकों के अंदर देखा जाएगा कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। क्योंकि अगर आपने इमरान खान को दीवार से लगाना है तो फिर इमरान खान की स्ट्रैटेजी कोई और होगी ना, और अगर आपने उसके साथ निगोशिएट करना है तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी कोई और होगी। दोनों में फर्क तो होगा। राइट, बट अतर साहब, ये जो फ्रिक्शन इतनी मेरे ख्याल से बढ़ चुकी थी खान साहब और इवन इदारों के दरमियान, आपको लगता है कि वो, और जो सलमान आबिद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि वो 2 वीक्स का बज़ाहिर लग भी ऐसा रहा है कि शायद वो स्पेस एक दी गई है कि जहां पर निगोशिएशंस परहैप्स होने हैं, वो उसमें आपको लगता है कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और कुछ चीजें मटीरियलाइज हो सकती हैं इस कम अरसे में? देखिए, इस वक्त हो रहा ये है कि दोनों फरीक जो है ना, वो चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर ही बात हो। खान साहब भी जो है वो सिस्टम को स्ट्रेच कर रहे हैं और वो सिस्टम को स्ट्रेच करके उस नहज पे पहुंचा रहे हैं कि जहां से फिर एक झटका लगेगा तो सिस्टम टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। तो वो पैगाम दे रहे हैं कि इस नहज तक मैं ले आया हूं, इस इलास्टिक को खींच के, अब लिहाजा इसको आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ले जाते हैं और इसको बिल्कुल जिस तरह पहले वाली पोजीशन में ले आते हैं। तो ये दोनों तरफ से ये कोशिश हो रही है, फ्रिक्शन तो है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान को भी पता है कि अगर उन्होंने आगे यहाँ पे हुकूमत करनी है, अगर यहाँ पे कोई इस किस्म की हालात पैदा हो गए जिस तरह श्रीलंका का जिक्र होता है, मेरे ख्याल में ना वो पाकिस्तान के हक में है, ना वो इमरान खान के हक में है, ना वो किसी और के हक में। और अगर कोई सिस्टम टूटता है, कोई खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर ऐसी बात होती है, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो इमरान खान को होगा, इसलिए कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्टेक इस वक्त इमरान खान की है। बाकी तो उनके सामने इस वक्त सियासी बोने हैं सारे। आज आप इलेक्शन करवा लें, इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेके आ जाएगा, तो वो तो उनकी तो ख्वाहिश होगी कि ये सिस्टम चले आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अब वो लोग हैं, उनको पता है कि इस सिस्टम के अंदर उनके लिए उतनी गुंजाइश नहीं बनेगी। जब तक वो ताकतवर लोगों के साथ बंद कमरों में डील्स करके करते रहे तो वो बैठेंगे, वो इख्तिदार में भी बैठेंगे, लेकिन जो ही वो अवाम में जाएंगे तो उनको पता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने ये अभी ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी करवाए और ये आपको सारी लगता है वो जमातें। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि जीत के डर से ये मुलतवी किए गए, इसमें कोई सैलाब की सूरत हाल वाला कोई एलिमेंट आपको नजर नहीं आता जिसकी वजह देखिए, से? सैलाब तो देखिए काफी अरसे से आया हुआ था ना। फैसलाबाद में कौन सा सैलाब है, या केपीके के जिस इलाकों में इंतखाब होना है, पेशावर या मर्दान, इस एरिया के अंदर, वहां पे कौन सा सैलाब है? मसला ये है कि वो तो पहले भी इसके ऊपर बात हो सकती थी ना। मुल्तान में कौन सा सैलाब था कि 2-3 दिन पहले आप लोगों ने एकदम से चेंज कर दिया। तो वो बुनियादी तो उनको पता है कि इंतखाबात के अंदर उस तरह हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहेगी। और ये अलमिया आप देख लें कि ये 13 से ज्यादा जमातें हैं
और कहती हैं कि हम जमहूरी जमातें हैं और इनको कपकपी तारी हो जाती है अगर इलेक्शंस की बात हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी इररेलेवेंट हुकूमत है। तो मुझे लगता है कि इंतखाबात की तरफ ही खान साहब की जाने की कोशिश है, और दूसरी तरफ से ये कोशिश है कि इंतखाबात में जो है अभी ना जाया जाए, डिले किया जाए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये जो जमातें हैं, मैं 3 साल से ये कह रहा हूँ, जिस वक्त लोग कहते थे कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, मैंने बार बार अर्ज की थी कि ये सारी जमातें इमरान खान की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। जब तक ये उसके मुकाबले में उसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो सकती, हाँ उनसे कोई अच्छा बदल आ जाए, कोई और आ जाए, मुतबादिल आ जाए, तो फिर हो सकता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। राइट सलमान आबिद साहब, सर मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है और वो 11 हलकों की भी जो बात है, वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात जो मुलतवी किए गए, ऐसे में लॉन्ग मार्च का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर फैसला करती है तो ये दुरुस्त फैसला होगा इन हालात में? ऑलरेडी क्योंकि बड़ी तनकीद की जाती थी कि ये जलसे क्यों नहीं मौखर कर दिए गए, और यही अमाउंट जो जलसों पे खर्च हो रही है वो सैलाब जदगान के लिए क्यों नहीं सर्फ हो रही? ये लॉन्ग मार्च उस वक्त होगा जब बुनियादी तौर पे जो निगोशिएशन पसे पर्दा चल रहे हैं ना, वो नाकाम हो जाएंगे। और जिस वक्त नेगोशिएशन फेल होगा, तो फिर इमरान खान के पास वाहिद ऑप्शन होगा कि वो एक बड़ी ताकत लेकर इस्लामाबाद की तरफ जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरी तौर पर ऐसा कोई लॉन्ग मार्च का इम्कान है, क्योंकि इमरान खान साहब को भी पता है और बहुत से लोग जो उनके साथ हैं, जो इस वक्त निगोशिएशन का पार्ट है, अभी तो देख रहे हैं कि वेट एंड सी कि उसमें से निकलता क्या है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं अनिला, के आज जो है अलीना, आज एक ख्वाजा साद रफीक का एक बयान अखबार में छपा है। उन्होंने कहा है कि इंतखाबात तो उस वक्त होंगे जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। यानी इस वक्त उनके बकौल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये तो वन साइडेड मैच है, जैसे अतर काजमी कह रहे हैं इमरान खान के हवाले से। तो ऐसे में हम इंतखाबात क्यों करवाएं? अब देखिए, ये वो खौफ है जो इस वक्त हुक्मरान तबकात के ऊपर भी है और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी है, जो ये समझते हैं कि इमरान खान अगर इस वक्त इलेक्शन में जाते हैं तो उनकी कामयाबी को रोकना बड़ा मुश्किल है। और ये मैं अपनी रिपोर्ट्स के बाद में बता रहा हूँ, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं मीडिया की और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक जो ज़िमनी इलेक्शन थे, इसमें 90% जो सीटें हैं वो पीटीआई जीत रही थी। तो इसीलिए ख्वाजा साद रफीक के बयान को समझिए कि अभी उनके लिए लगता है कि इलेक्शन जो है उसके लिए साजगार हालात नहीं है हुकूमत के लिए, और ना ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये तो वन साइडेड मैच हो जाएगा इमरान खान के लिए। इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को अंडर प्रेशर लाया जाए। लेकिन आप देखिए, पाकिस्तान की सियासत में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, अतर साहब भी जानते हैं, जितना इस वक्त इमरान खान साहब ने रेजिस्ट किया है, हमने माजी में कम देखा है। नवाज शरीफ साहब इस तरह का रेजिस्ट नहीं कर सके थे, और नवाज शरीफ ने ना तो वो टेम्पो भी मेंटेन नहीं रखा जो अब इक़्तिदार खत्म हुआ, जो इमरान खान ने कल तक हमें नजर आ रहा है कि जो अपना पूरा टेम्पो मेंटेन किया हुआ है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में भी और हुक्मरान तबके में भी और जो मीडिया में इस वक्त इमरान खान मुखालिफ लोग हैं, उन सब का ख्याल था कि इमरान खान बहुत जल्द डिफ्यूज हो जाएंगे। अब वो हुए नहीं है, तो वो फिर सबके लिए खतरा बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च की बात अभी जरा थोड़ा सा देर है। लेट्स सी कि पहले जो अंडर द कारपेट गुफ्तगू चल रही है, इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। राइट सलमान साहब, और जो साद रफीक साहब की आपने बात की, मैं चाहूंगी, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, लेवल प्लेइंग की जो बात हो रही है अगर इनकी तरफ से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली है, और जो हालात इस वक्त इनको जिस हालात में इन्होंने खुद से ये बाई चॉइस आके ये चार्ज संभाला है इस मुल्क का, और आवाम को बड़ा कहा गया था कि रिलीफ दिया जाएगा, इस पर जरूर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाजी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अतर साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आना चाहूँगी। ट्विटर पे ये पोस्ट जो है वो नज़र से गुजरा है कि बड़े सीनियर तज्जियाकार ने ये बात लिखी कि गुड न्यूज़ ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो रेकमेंड करेंगे एक डेट स्वैप के लिए फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक। आपकी भी नज़र से आई एम श्योर ये चीज़ गुजरी होगी कि क्लाइमेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए टू हेल्प पाकिस्तान कम आउट ऑफ इट्स इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज। लेकिन एक प्री कंडीशन का मेंशन ज़रूर किया है कि वो प्री कंडीशन है कि कॉम्पिटेंट डेमोक्रेटिक सिविलियन गवर्नमेंट होगी जो कि रिफॉर्म्स को ओवरसी करेगी। डज दैट मीन कि इस वक्त करंटली जो हमारा जो करंट सेटअप है वो कॉम्पिटेंट नहीं है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट अलीना, ये मैंने पोस्ट देखी तो नहीं है, लेकिन ये आइडिया बड़ा अच्छा है जिसने भी फ्लोट किया है। इस पे बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को करनी चाहिए। और इसके हवाले से मैंने देखा कि जुल्फकार अली भुट्टो जो जूनियर हैं
उन्होंने बैन अल-अक़वामी मीडिया को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनसे भी पाकिस्तान के फ्लड्स के हवाले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सिचुएशन है, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन तो बड़ी कम है, पर जिन लोगों को हमने कर्जे वापस करने हैं उनका बड़ा किरदार है, तो हमारे ये जो कर्जे हैं ये खत्म किए जाएं। तो अब अगर ये बात आगे बढ़ रही है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस हवाले से बात की, तो बात तो बड़ी खुशाइंद है। हाँ। जहां तक हुकूमत की कॉम्पिटेंस का ताल्लुक है, देखिए हुकूमत की कॉम्पिटेंस ये है कि जब ये आए तो काबीना लेके लंदन चले गए, जब तक लंदन नहीं गए तो उस वक्त तक फैसले नहीं हो सके। फिर उसके अलावा जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मीटिंग्स हो रही होती हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हवाले से, तो पूरी मीडिया को क्या न्यूज दी जाती है कि नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग से उठ के नाराज होके चले गए। तो जब अक़वाम मुत्तहिदा देखती होगी कि एक पाकिस्तान के सिस्टम को मतलूब शख्स, अदालतों को मतलूब शख्स, वो ये हुकूमत को मुशावरत में भी शामिल होता है, हुकूमत के फैसलों में भी शामिल होता है। काबीना के कितने लोग हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, आपने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो है किस किस्म के चार्जेस हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लमैटिक हैं। इस हुकूमत की रेपुटेशन का एक इशू है, तो वो तो हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी बात होती है अलीना, तो ये फिर देखें, ये फिर सिर्फ इस हुकूमत का मसला नहीं, ये पाकिस्तान का मसला है। उसमें चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो या दीगर जमातें हों, इसके ऊपर कम से कम सबको ताउन करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को कोई रिलीफ मिल सकता है, तो फिर उस हवाले से संजीदगी से सोचना चाहिए, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो या हमारी सियासी जमात। राइट। सलमान साहब, अतर साहब ने जो जिक्र किया कि जब ये हुकूमत चार्ज संभालती है, पूरी की पूरी काबीना उठ के लंदन चली जाती है और फिर वहाँ से एक डायरेक्शन के मुंतजर होते हैं, और इनिशियल आपको याद होगा कि उन रिपोर्ट्स के मुताबिक भी बज़ाहिर यही नजर आता था कि शायद नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि भाई इसका इतना मलबा अपने सर पर नहीं लिया जाए और इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। अब जितने दिन गुजर रहे हैं और जो चैलेंजेस का अब हुकूमत सामना कर रही है, आपके ख्याल में उस वक्त इलेक्शंस की कॉल दे देना बेहतर था, या अभी मेरे ख्याल से बड़ा लेट भी इनके लिए हो गया है और इनके सर पे जो एक पॉलिटिकल कॉस्ट इनको अदा करनी पड़ी है वो बड़ी ज्यादा हो गई है? ये बात ये है कि इन लोगों ने एक नैरेटिव बयान किया था कि हम ज्यादा तजर्बाकार और ज्यादा सलाहियत वाले लोग हैं इमरान खान के मुकाबले में, और हमारा विजन भी बहुत शानदार है और हमें एक्सपीरियंस भी है हुकूमत करने का। अब वो कौम भुगत रही है पिछले 5 माह में इनके तजर्बाकारी को और इनकी विजनरी अप्रोच को और इनकी सलाहियतों का, जो इस वक्त हम मातम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताऊं कि अब मुस्लिम लीग नून के अंदर कई एमएनए जिनसे मेरी मुलाकातें होती हैं लाहौर में, वो बरमला ये कहते हैं कि अगर हम हुकूमत संभालने की बजाय फौरी तौर पर इंतखाबात में चले जाते, तो ना ये इमरान खान का बयानिया बनना था और ना हमें ये इस वक्त एक प्राइस पे करनी थी, और ना अब हम इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात से भाग रहे होते। तो इसलिए जो बिजली के बिल है ना, और जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, बस ये काफी है इस हुकूमत के जवाल के लिए। क्योंकि हर घर के अंदर जो है ना, वो एक घर घर की कहानी चल रही है मातम की, बिजली के बिलों के ऊपर, और उसका मलबा भी सारा का सारा जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर गिर रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो मीडिया के दानिश्वर थे ना, जो मुस्लिम लीग के साथ बड़े हमदर्द समझे जाते हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ का बड़ा बुत बनाया हुआ था पाकिस्तान में, और उनको एक बड़ा मसीहा और नेल्सन मंडेला के तौर पर पेश किया था। अब पता चला कि वो बेचारे जो है वो लॉर्ड मेयर के मुकाबले के उम्मीदवार थे, वजीर आजम आपने उनको बना दिया। अब उनसे ना गवर्नेंस हो रही है, ना हुकूमत हो रही है। अब वो मामला तय, यानी अभी ये खबर आई कि आर्मी चीफ की तकरीरी के लिए भी वो लंदन जा रहे हैं और वहां नवाज शरीफ से मुशावरत करेंगे। यानी ये हालत है हमारे पाकिस्तान के सियासी निजाम की। तो इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा तो है ना, और खुद मुस्लिम लीग के अंदर गुस्सा है। और ये नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया था कि मैं तो चाहता था कि फौरी तौर पर इंतखाबात का रास्ता अख्तियार किया जाए। शहबाज शरीफ की मफाहमत की पॉलिसी हमारे आगे आड़े आ गई। फिर जिस तरह से मरियम नवाज बोलती हैं, जिस तरह से अपना शाहिद खाकान अब्बासी बोल रहे हैं, जिस तरह से बाकी मुस्लिम लीग के लोग जावेद लतीफ बोलते हैं, तो लगता है कि इस हुकूमत को तो सबसे बड़ा खतरा जो है अपने अंदर से है, क्योंकि इनकी लिजिटिमेसी और साख को इनके अंदर लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। और इनकी इत्तेहादी जमातें तो एंजॉय कर रही है। ना बिलावल को कोई गर्ज है, ना जरदारी को कोई गर्ज है, ना फजलुर रहमान को कोई गर्ज है, ना असफंद यार बनी को कोई गर्ज है। ये हुकूमत शहबाज शरीफ की है, वो जाने। और असल लड़ाई भी पंजाब के अंदर है ना जी, असल मैदान तो सजेगा पंजाब के अंदर। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून का और पीटीआई का मुकाबला है, और वहां इस वक्त सब पसपाई का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम लीग नून को पीटीआई के मुकाबले।
ठीक है। अतर साहब, मुझे आखिर में सिर्फ ये बता दें कि बाबर अवान साहब ने भी कहा कि एक फैसला अदालत के अंदर होगा, एक फैसला अदालत के बाहर होगा। अवामी मोबिलाइजेशन की भी हम बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये सवाल भी बड़ा रेस किया है कि रमज़ान शुगर मिल के केस के मामले में अभी तक शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। 22 सितंबर को बहरहाल इमरान खान साहब पे चार्ज जो है वो फ्रेम होने जा रहा है। मामला सबजुडिस है, लेकिन क्या वाकई अवामी ताकत वो प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि जिस सिमत की तरफ बजाय इस वक्त सिचुएशन जाती हुई नजर आ रही है उसको ओवरटर्न होता हुआ देखा जाए? जबरदस्त बात की थी कि किसी की भी आप अवामी सियासत खत्म नहीं कर सकते किसी भी फैसले से। आज तक किसी सियासतदान की खत्म नहीं हुई। जहां तक ये मौजूदा केस है खान साहब के खिलाफ सब जुडिस है, और मुझे पता है और मुझे पूरा यकीन है कि आइन और कानून के मुताबिक ही मोअज़्ज़िज़ अदालत इस हवाले से फैसला करेगी, और जो भी उसमें मामलात होंगे और जो भी फैसला है, खान साहब ने खुद भी कहा है मैं भी मानूंगा और सबको मानना चाहिए, इदारों के फैसलों का एहतराम करना चाहिए। बाकी जहां तक ये ताल्लुक है कि क्या प्रेशर, जी प्रेशर यकीनन होगा। प्रेशर इस हुकूमत के ऊपर होगा और सिस्टम के ऊपर होगा। इमरान खान के जो पाए का लीडर है इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि ये सिस्टम इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है कि वो उसका साइड पे कर सके। जिस दिन इमरान खान ने वो खत लहराया था, तो हम जो एक और चैनल पे 7 बजे प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें मैंने कहा था कि अब ये बयानिया इतना वजनी हो जाएगा कि जितने मर्जी ताकतवर आपके कंधे हैं, आप ओके वो कंधे उस बयानिए के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त लोगों ने कहा था जी ये बयानिया किस तरह बन सकता है, क्या होगा। लेकिन ये अब वो बोझ जो उस वक्त था उससे भी 3 गुना ज्यादा हो चुका है। तो अब इमरान खान की जो नाअहली है वो तो मेरे ख्याल में इस सिस्टम के कोलैप्स की तरफ एक जो है ना फाइनल कदम होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को उस तरह नाइल किया जा सकेगा। अगर एक आधा कोई फैसला आ भी गया तो वो कानूनी अमल की इंतहा नहीं होगी। आगे फिर सुप्रीम कोर्ट है, दीगर एवेन्यूज हैं, वहां से रुजू किया जा सकता है। राइट, ऑप्शंस उनके पास मौजूद है। और सलमान साहब, फाइनल कमेंट्स आपके सर। ये जो 11 अरकान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो इस्तीफा आपको याद होगा बड़े जल्दी में मंजूर किए गए थे, और Y11 ये बड़े क्वेश्चंस रेस किए जा रहे थे, तो वो इस्तीफे की जो मंजूरी थी उसको मुअत्तल अदालत की जानिब से कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। क्या इत्तेहादी हुकूमत आपके ख्याल में 2/3 अक्सरियत जो है वो अब नहीं हासिल कर सकती? शॉर्ट दूर की बात है, वो अपनी ये जो मौजूदा हुकूमत है इसकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश कर लें तो बड़ी बात है। और सबको पता था कि स्पीकर का फैसला, इलेक्शन कमीशन का फैसला सियासी फैसला है, और अब जब ये इंतखाबात मुलतवी हुए हैं और साथ साथ उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है, ये भी इमरान खान के खौफ की वजह से हुआ है ना। अब वो इलेक्शन का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी इस वक्त आप जोर लगा रहे हैं, अगर ये पॉलिटिकल एडवेंचर खत्म कर दें और प्रोसेस को चलने दें, और जिस तरह से प्रोसेस जो है चीजों को इवॉल्व करेगा, वही पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर होगा ना। ये जो हम अंदर ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करते हैं और उसकी बुनियाद पे ताने बाने बनाने की कोशिश करते हैं, हाँ। यही पाकिस्तान के अंदर सियासी खिचड़ी जो है ना, हमारी सियासत को भी और हमारी जमहूरियत को भी नुकसान और पहुंचाने का यही सबब। कुछ होते आया है इतने सालों में। थैंक यू सो मच सलमान आबिद काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद माशी सूरत हाल के हवाले से ज़रूर बात करेंगे। ऐसे में चैलेंजेस बेशुमार हैं और सैलाब की तबाकारियाँ हैं जिसकी वजह से मईशत पे उसका ऑब्वियसली बर्डन भी है, और साथ साथ जो IMF के साथ डील के बाद जो इस वक्त डॉलर है उसके प्रेशर्स कब तक एटलीस्ट इस इकोनॉमी को हॉन्ट करते हुए दिखाई देंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी ऑनर्ड डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अलीना। डॉक्टर साहब, डॉलर के हवाले से तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि IMF की डील भी हो गई, पैसे भी आ रहे हैं, उसके बावजूद और फिर बड़ा एक अच्छा तासुर भी देने की कोशिश की जा रही है कि जी मुल्क भी डिफॉल्ट से बच चुका है, बावजूद उसके वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके बिना पर डॉलर मुसलसल तेजी से रुपए के कदर के अगेंस्ट बढ़ता चला जा रहा है? जी IMF के पैकेज का हिस्सा बनने से जो ताल्लुक है वो डिफॉल्ट का तो जरूर बनता है कि डिफॉल्ट का खतरा था वो टल गया है, लेकिन $1 बिलियन अगर IMF का स्टेट बैंक के खजाने में जमा हो जाता है उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक मैं समझता हूँ कि डॉलर की कीमत के साथ नहीं बनता। अब जब हम डॉलर की बात करते हैं तो एसेंशियली 2 मार्केट्स हैं, एक जो हम ओपन मार्केट कहते हैं
जिसमें आप और मैं कहीं $400-500 खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं। और फिर एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसको इंटरबैंक मार्केट कहते हैं। अब ओपन मार्केट मेरा ख्याल है कि $25-30 मिलियन से रोजाना की उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं होती। जो इंटरबैंक मार्केट है वो $300-350 मिलियन की रोजाना की उसमें ट्रेडिंग होती है। दोनों की जो डायनामिक्स हैं, उनमें जो फोर्सेस एक्ट करती हैं वो फर्क हैं। दोनों में डॉलर जो है वो मजबूत हो रहा है और रुपया जो है वो गिर रहा है। लेकिन दोनों में अलीना पिछले कुछ हफ्तों से जो फर्क आ रहा है, जो तारीखी तौर पे 2-3 रुपए से ज्यादा नहीं होता था, अब हमने देखा है कि वो 12, 14, 15 रुपए तक चला जाता है ओपन मार्केट और इंटरबैंक का डिफरेंस। अब ये बड़ी वाज़ेह निशानी है कि ओपन मार्केट में से डॉलर जो हैं, जो फिजिकल डॉलर्स हैं, वो स्मगल हो रहे हैं। जैसे जिसको हम कहते हैं कि दे आर बीइंग सक्ड आउट ऑफ द ओपन मार्केट। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, अफगानिस्तान जा रहा है। फिर आपने देखा कि ईरान से प्याज मंडियों में नजर आ रहा है, तो शायद डॉलर जो है वो ईरान भी जा रहे होंगे। तो स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा असर होता है ओपन मार्केट पे, और ओपन मार्केट में डॉलर का एक संगीन शदीद किस्म का फुकदान, जिसकी वजह से रुपया जो है वो कमजोर होता है। इंटरबैंक में जो कमजोर हो रहा है उसके कुछ डिफरेंट रीजंस हैं। इंटरबैंक में रुपया कमजोर होता है जब इंपोर्टर्स को बेतहाशा डॉलर्स चाहिए और एक्सपोर्टर्स के पास इतने डॉलर्स नहीं हैं जो वो इंटरबैंक मार्केट में बेचें। तो वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस आता है, जो हमारा तजारती खसारा कहलाता है, वो एक प्रेशर डालता है इंटरबैंक के रेट के ऊपर। फिर अगर आप देखिए कि $1 बिलियन वसूल करने के बाद भी स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो तकरीबन $8 बिलियन तक पहुंचे हैं, तो आप समझिए कि तकरीबन 6 हफ्ते की इंपोर्ट का कवरेज है जो बहुत लो है। तो स्टेट बैंक के पास रिजर्व बहुत लो हैं, इंपोर्टर्स के पास डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट की रिसीट्स ज़्यादा नहीं आ रही। तो दोनों मार्केट्स में, ओपन में भी और इंटरबैंक में भी, रुपए के ऊपर दबाव है। राइट, बट डॉक्टर साहब, मौजूदा हुकूमत की जो डिसीशंस हैं, आप समझते हैं कि वो इकोनॉमी को, लेकिन उसके बाद फ्लड्स की भी डेविस्टेशन साइमल्टेनियसली इस वक्त हमें नज़र आ रही है, बट जो डायरेक्शन थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो दुरुस्त सिम की तरफ मईशत को लेके जा रही थी। इंपोर्ट भी बैन की गई थी फॉर टेम्प्रेरी, और उसके बाद उसको लिफ्ट कर दिया गया बैन को। उससे भी कोई खातिर खा इजाफा तो, मतलब उसमें बेहतरी तो नहीं आई। मिर्जा इस्माइल साहब के तो ये अल्फाज ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन आपको लगता है इनकी डायरेक्शन सही है या दुरुस्त होने की जरूरत है? देखिए, डायरेक्शन का तयन करना क्या वो दुरुस्त है या नहीं, अगर आप अप्रैल 11 ये वो दिन है जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का, उस दिन ये हाल था कि पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा PTI की हुकूमत जो है वो छोड़ के जा रही थी। लगभग $50 अरब का तजारती खसारा था उस दिन का। फिर अगर आप देखिए कि जो बजट का खसारा था वो कोई 5,500 अरब का बजट का खसारा था, और वो भी पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का बुलंद तरीन खसारा था। पाकिस्तान के बॉन्ड जो आलमी मार्केट में ट्रेड हो रहे थे वो आपको यील्ड कर रहे थे कहीं 50-51%, और उसका मतलब ये है कि आलमी मार्केट जो है, जो आलमी इन्वेस्टर्स हैं, वो ये सोचे बैठे थे कि पाकिस्तान भी नेक्स्ट श्रीलंका बनने वाला है, इसलिए उनकी बॉन्ड की कीमत जो है उसको इतना बड़ा झटका पहुंचाया गया या मिल रहा था। अब ये हालत है कि वही बॉन्ड जो 50, 55, 51% यील्ड कर रहा था, अब वो तकरीबन 28 या 30% पे आ गया है, जिसका मतलब आम जुबान में ये है कि आलमी बरादरी भी ये सोच रही है कि पाकिस्तान से डिफॉल्ट का खतरा जो है वो टल गया। तो इस हुकूमत की अगर आप अचीवमेंट सोचें, जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान को दिया, वो ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल दिया। जो जिसमें इनका फेलियर आता है वो महंगाई है। उस वक्त महंगाई अगर 14-15% पे चल रही थी, तो अब वो कहीं बढ़ के 26-27% पे चली गई है। और आप सोचिए कि बिजली का रेट जो है, अगर जो ईयर ओवर ईयर पिछले साल के मुकाबले में, अभी जो हमें पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 123% बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में कोई 84% इजाफा हुआ है। दाल मसूर जो हम लोग खाते हैं उसमें कोई 114% इजाफा हुआ है। और प्याज और टमाटर का हाल आपको मालूम है। बिल्कुल। तो इस दौरान हमारी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, अगर बढ़ी हैं तो 10-15% तक बढ़ी हैं, लेकिन खाने की पीने की चीजें और जो इस्तेमाल करने की चीजें हैं, जिसमें पेट्रोल बिजली आ जाए, वो आप सोचिए डबल ट्रिपल डिजिट में बढ़ गई। तो फेलियर जो है वो महंगाई के महाज पे है,
और कामयाबी जो है वो डिफॉल्ट बचाने के बाद। राइट, बट मुझे डॉक्टर साहब एक चीज़, गुज़िश्ता रोज़ एक खबर जो नज़र से गुजरी वो ये थी कि ईरान से सैलाब मुतासरीन के लिए वो बल्कि एक वो ट्रक जो है टमाटरों का आया, तो उस पर बड़ा एहतजाज किया गया, उसको ऑफलोड कर दिया गया, बड़ा लोगों में गम गुस्सा, वो एक सेक्टेरियन उसको एक शक्ल देने की कोशिश की जा रही। किस ऐसे कैसे, मतलब ये एक तो किस तरह से देखते हैं इस किस्म के इकदाम को, वेरी अनफॉर्चुनेट। और इवन जो लोग इस बात को अपोज कर रहे हैं कि जी भारत से भी इस वक्त ट्रेड नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के लिए ट्रेड करना इन ममालिक से किस हद तक बेनिफिशियल साबित होगा? देखिए, चीन और ताइवान का बहुत झगड़ा रहता है, बहुत लड़ाई रहती है, लेकिन उनकी ट्रेड जो है वो उस सियासी लड़ाई के बावजूद जो है वो जारी रहती है। इंडिया और चीन के दरमियान में हम देखा कि बॉर्डर के ऊपर एक्चुअल जंग भी हुई, वहाँ पे झगड़े भी हुए, वहाँ पे क्लैशेस भी होती हैं, लेकिन इंडिया और चाइना की जो बाइलैटरल ट्रेड है, जो वो तिजारत करते हैं आपस में, वो कोई 100 अरब डॉलर तक पहुँच रही है। तो आपके सियासी इख्तलाफात किसी भी मुल्क के साथ हो सकते हैं, आपकी डिप्लोमेटिक इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके ट्रेड जो है उस दौरान हमने देखा है कि वो मुल्क आगे बढ़ते हैं या उन मुल्कों की आबादी जो है उसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, उसमें माली बेहतरी आती है, जो ट्रेड की डायरेक्शन इख्तियार करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सियासी इख्तलाफात इंडिया के साथ, बाकी ममालिक के साथ अपनी जगह कायम रह सकते हैं, और वो लड़ाइयाँ और वो महाज खुला रह सकता है, लेकिन उसी के दौरान अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान में रहने वालों को कुछ बेहतर कीमतों पे खाने पीने की अशिया मुहैया की जा सकती हैं, तो ट्रेड जो है वो दोनों तिजारती मुल्कों के लिए बेहतर साबित। राइट डॉक्टर साहब, एक आखिर में एक सवाल, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट की जानिब से ये न्यूज़ जो है वो शेयर की गई इवन ऑन सोशल मीडिया, कि यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो शायद रेकमेंड करेंगे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ को कि टू हेल्प पाकिस्तान कम आउट ऑफ द क्राइसिस, जो डिफ़िकल्टीज इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। आपको लगता है कि जो मेजर पावर्स हैं वो इस बात पर अग्री करेंगे, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन जैसे एक डेट स्वैप की तरफ? जी देखिए, 2010 का जब सैलाब आया था तो मुझे याद है कि पहले हफ्ते के अंदर कोई 60 दुनिया के ममालिक थे जिन्होंने अपनी कमिटमेंट प्लेज की थी। अमेरिका की तरफ से कोई $600 मिलियन की कमिटमेंट जो है वो 2010 के सैलाब में कमिट की गई थी। 2022 का जो सैलाब है, मैं समझता हूँ कि कहीं 8-10 गुना ज्यादा शदीद है, ज्यादा नुकसानदेह, ज्यादा नुकसान पहुंचाया इसने पाकिस्तान को। तो अगर आप देखिए कि 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक की तरफ से अभी तक जो है वो कमिटमेंट सामने नहीं आई। अमेरिका ने जो 2010 में $600 मिलियन की कमिटमेंट की थी, उसकी कमिटमेंट जो है अभी वो कोई 51 मिलियन डॉलर तक की कमिटमेंट आ रही। तो वो एंथुसियाज्म, वो चीज नजर नहीं आ रही जो 2010 के सैलाब में थी। आई थिंक इसकी एक बहुत बड़ी वजह यूक्रेन की जंग है। जो दुनिया में माली ममालिक हैं, जिनके पास, जो अमीर ममालिक हैं, उनका फोकस इस वक्त जो है वो शायद यूक्रेन के ऊपर है और पाकिस्तान के ऊपर इतना फोकस नहीं है। तो वो वाली माली इमदाद जो है मुझे नजर नहीं आ रही पाकिस्तान को मिलती हुई, जबकि हमारा नुकसान जो है वो 2010 के बारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरूक सलीम साहब, बहुत अपना वक्त निकालने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम और रीना शिगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।